हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीबीएम स्टडी। अपन चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। इसमें अपन ने पर परागन के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है असंगतता या अनिश्चितता। असंगतता या अनिश्चितता किसे कहते हैं? जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों परिपक्व हो जाते हैं, दोनों कार्यक्षम होते हैं, कार्य करने के लायक होते हैं, जननक्षम होते हैं, क्रियाशील होते हैं, उसके बावजूद भी दोनों में संलयन नहीं हो पाता है। नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों कार्यशील भी हैं, जनन क्षमता भी रखते हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों में संलयन नहीं हो पा रहा। इसी को कहते हैं असंगतता या अनिश्चितता। ठीक है, ये दो प्रकार की होती है। दो प्रकार में पहला प्रकार है अंतराजातीय असंगतता। अंतराजातीय का मतलब क्या होता है? एक ही वंश की दो जातियों के मध्य उत्पन्न असंगतता को क्या कहते हैं? अंतराजातीय। एक ही वंश की दो जातियां हैं जिनके नर युग्मक और मादा युग्मक के बीच में संलयन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, वंश एक ही है और जातियां अलग अलग, और उनके नर युग्मक और मादा युग्मक में संलयन नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी असंगतता को अंतराजातीय असंगतता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरह देखिए, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस और ब्रेसिका रापा, यह है वंशपतिक नाम। और वंशपतिक नाम में आपको पता है पहला नाम किसका होता है? वंश का, और दूसरा नाम किसका होता है? जाति का। ठीक है, तो दोनों का वंश सेम है, ब्रेसिका ब्रेसिका, यहां पर अपने शॉर्ट में लिख दिया। तो दोनों का वंश तो सेम है, ब्रेसिका ब्रेसिका, लेकिन जाति दोनों की क्या है? अलग अलग। इसकी जाति है कैम्पेस्ट्रिस और इसकी जाति है रापा। ठीक है, तो एक ही वंश की दो अलग अलग जातियां हो गई। ब्रेसिका वंश की दो जातियां कौन कौन सी? कैम्पेस्ट्रिस और रापा। इनके युग्मकों के मध्य संलयन नहीं हो पाता है, जबकि युग्मक कार्यशील भी हैं, जनन क्षमता भी रखते हैं, फिर भी इनमें जनन संभव नहीं, संलयन संभव नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसे कहते हैं अंतराजातीय असंगतता। दूसरा है अंतरजातीय। अंतरजातीय में क्या होता है? एक ही जाति के पादपों के मध्य। ठीक है, एक ही जाति है और उसके पादपों के मध्य नर युग्मक और मादा युग्मक में संलयन नहीं हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल प्रीमूला, इसके बारे में अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या पढ़ा था कि प्रीमूला में दो प्रकार के पादप, दो प्रकार के पुष्प होते हैं। एक पुष्प में तो वर्तिकाग्र लंबा होता है और पुंकेसर छोटे होते हैं। दूसरे पुष्प में क्या पढ़ा था? वर्तिकाग्र छोटा होता है और पुंकेसर लंबे होते हैं। इस प्रकार से प्रीमूला में दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। ठीक है, एक में वर्तिका लंबी होती है, पुंकेसर छोटे होते हैं, दूसरे में वर्तिकाग्र छोटी होती है, पुंकेसर लंबे होते हैं। तो इनमें संलयन संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, तो एक ही जाति के पादपों के मध्य अगर नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन नहीं हो पाता है तो उसे अंतरजातीय असंगतता कहते हैं। इसका एक और नाम है स्व अनिश्चितता।
क्या कहते हैं इसको? स्व अनिश्चितता। ठीक है, तो असंगतता किसे कहा अपन ने? नरयुग्मक और मादा युग्मक जन्मसम हो गए, क्रियाशील हो गए, यानी परिपक्व हो गए, लेकिन फिर भी उनके बीच में संलयन नहीं हो पा रहा है, तो ये हो गई असंगतता या अनिश्चितता। अगर एक ही वंश की दो अलग अलग जातियों के बीच में नहीं हो पा रहा संलयन, तब तो उसे कहेंगे अंतराजातीय, एक ही वंश की दो जातियों के बीच। और अगर एक ही जाति के पादपों में नर युग्मक और मादा युग्मक में संलयन नहीं हो पा रहा, तो उसे कहते हैं अंतर जाति। अब ये असंगतता किस प्रकार, कौन सी क्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है? तो उस क्रिया को कहते हैं पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया। पराग स्त्री केसर पारस्परिक अंतःक्रिया। ठीक है, पराग स्त्री केसर पारस्परिक अंतःक्रिया, या फिर पारस्परिक क्रिया भी अपन इसको बोल सकते हैं। सुनो इसका मतलब क्या होता है। पराग और स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया के कारण उत्पन्न होती है असंगतता। अब असंगतता उत्पन्न करने वाले कारक आकारिकी भी हो सकते हैं और कारिकी भी हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि आकारिकी का मतलब क्या है कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक की आकृति में या आकार में परिवर्तन हो जाए, नर युग्मक या मादा युग्मक की आकृति या आकार में परिवर्तन हो जाए और उस परिवर्तन के कारण दोनों में संलयन संभव नहीं हो पाए, तो ये आकारिकी कारक हो गया, यानी कि इनके आकार में परिवर्तन हुआ और परिवर्तन के कारण नर युग्मक और मादा युग्मक में संलयन नहीं हो पाता है। अब कारिकी कारक क्या होगा? कारिकी कारक का मतलब होता है क्रिया करने का तरीका, क्रिया करने का तरीका। तो यदि नर युग्मक या मादा युग्मक के क्रिया करने के तरीके में परिवर्तन उत्पन्न हो जाए तो भी नर युग्मक और मादा युग्मक में संलयन संभव नहीं हो पाता। तो असंगतता दो कारकों के कारण उत्पन्न हो सकती है। आकारिकी का मतलब नर युग्मक या मादा युग्मक के आकार में कुछ परिवर्तन होगा, कारिकी उनकी क्रिया शैली में कोई परिवर्तन होगा जिसके कारण दोनों के बीच संलयन संभव नहीं हो पाए। ठीक है, अच्छा और आगे सुनिए। असंगतता को उत्पन्न करने के लिए एक जीन जिम्मेदार होता है। जीन, और जीन क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जीन होते हैं डीएनए के खंड, ठीक है, जो गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं और किसी एक लक्षण के लिए उत्तरदायी होते हैं, यानी जितने भी लक्षण है सबके लिए अलग अलग जीन पाए जाते हैं। वैसे ही पादप में असंगतता उत्पन्न करने के लिए भी जीन पाए जाते हैं। ठीक है, और इस जीन के कई विकल्पी होते हैं। विकल्पी का मतलब ऑप्शंस होते हैं, कई टाइप होते हैं इस जीन के। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए असंगतता है, इसको अपन ए से रिप्रेजेंट करें तो ए का मतलब असंगतता ए जीन के कारण उत्पन्न होती है। और इसके कई विकल्पी हैं, कई विकल्पी का मतलब हो सकता है जैसे कि ए कैपिटल ए स्मॉल। ठीक है, तो इसके कितने विकल्पी हो गए? दो विकल्पी हो गए। तो असंगतता किसके कारण उत्पन्न होती है? जीन के कारण उत्पन्न होती है, और ये जीन के कई विकल्पी पादप में उपस्थित होते हैं। ठीक है, अगर ये जीन पराग कण में उपस्थित हो, या यूं कहते हैं कि पराग कण में उपस्थित जीन के कारण अगर असंगतता उत्पन्न होती है
क्या बताया? परागकण के जीन के कारण क्या उत्पन्न होती है? असंगतता। तो ऐसी असंगतता को कहते हैं युग्मकोद्भिद स्व अनिश्चयता। ठीक है, स्व अनिश्चयता का मतलब अभी बताया था, एक ही जाति के दो पादपों के मध्य संलयन संभव नहीं हो पाता युग्मकों में। तो परागकण में उपस्थित जीन के कारण अगर असंगतता की जगह हम लिख दें कि भाई स्व अनिश्चयता, बात वही है कि परागकण में उपस्थित जीन के कारण स्व अनिश्चयता अगर उत्पन्न होती है तो उसे कहते हैं युग्मकोद्भिद स्व अनिश्चयता या असंगतता। अब इसको युग्मकोद्भिद का मतलब क्या होता है? अगुणित, मतलब एन। और अपन पहले पढ़ चुके हैं कि परागकण कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। ठीक है, तो परागकणों के कारण या परागकण में उपस्थित जीन के कारण अगर स्व अनिश्चयता उत्पन्न होती है तो उसको कहते हैं युग्मकोद्भिद स्व अनिश्चयता। एक बात तो ये हुई। ठीक है, परागकण बनने से पहले, या यूं कहें कि परागकण बनते किनसे हैं, तो ये पिछले वीडियो में आपको देखना पड़ेगा किनसे बनते हैं। वैसे मैं यहां पर बता देता हूं थोड़ा बहुत। लघु बीजाणु जन कोशिकाएं, ठीक है, और इनसे बनती हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। और ये कैसी होती है? 2n मतलब द्विगुणित। और फिर इनमें लघु बीजाणु मात्र कोशिका में कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। और उसके परिणाम स्वरूप क्या बनते हैं? परागकण, जो कैसे होते हैं? अगुणित। तो इसकी बात तो अपन ने कर ली। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका या लघु बीजाणु जन कोशिका के जीन के कारण क्या उत्पन्न हो? स्व अनिश्चयता या असंगतता उत्पन्न हो। किसके कारण? लघु बीजाणु मात्र कोशिका या लघु बीजाणु जन कोशिका में उपस्थित जीन के कारण अगर अनिश्चयता या असंगतता उत्पन्न होती है तो ऐसी असंगतता को कहते हैं बीजाणुद्भिद स्व अनिश्चयता। ठीक है, बीजाणुद्भिद का मतलब क्या होता है? 2n, द्विगुणित। और हमें पता है ये दोनों कोशिकाएं कैसी होती हैं? 2n होती हैं। ठीक है, एक बार दोबारा सुन लीजिए कि असंगतता के लिए एक जीन उत्तरदायी होता है। ठीक, उसके कई विकल्प उपस्थित होते हैं। अगर परागकण के जीन के कारण असंगतता या स्व अनिश्चयता उत्पन्न होती है, ऐसी स्व अनिश्चयता को कहते हैं युग्मकोद्भिद स्व अनिश्चयता। यदि स्व अनिश्चयता उत्पन्न होती है लघु बीजाणु मात्र कोशिका या लघु बीजाणु जन कोशिका के कारण उत्पन्न होती है तो ऐसी स्व अनिश्चयता को कहते हैं बीजाणुद्भिद स्व अनिश्चयता। ठीक है, तो स्व अनिश्चयता के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, यानी इसके कारण क्या क्या क्रियाएं प्रभावित होंगी। ठीक है, तो देखिए इसके क्या क्या परिणाम होंगे। परागकण का अंकुरण नहीं होगा, और अगर परागकण का अंकुरण ही नहीं हुआ तो निषेचन भी नहीं होगा, बीज भी नहीं बनेगा, फल भी नहीं बनेगा। ठीक है, पराग नली की वृद्धि नहीं होगी, और अगर पराग नली की वृद्धि नहीं हुई तो पराग नली बीजाणु में नहीं पहुंच पाएगी, तो निषेचन नहीं हो पाएगा। पराग नली का सही स्थान पर नहीं पहुंचना। आपको बताया पराग नली कहां पहुंचनी चाहिए? बीजाणु में, क्योंकि वहां पर मादा युग्मक है, और पराग नली में क्या है? नर युग्मक। तो पराग नली सही स्थान पर नहीं पहुंच पाएगी,
तो सही स्थान पर अगर नहीं पहुंच पाएगी तो फिर नर युग्मक मादा युग्मक के पास नहीं पहुंच पाएंगे, निषेचन पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट, पराग नली वर्तिका में ही फट जाएगी। ठीक है, देखो इस तरफ डायग्राम से देखते हैं। ये है अंडम, ठीक है, स्त्री केसर। इसके सभी भागों के नाम आपको पता है। ये है वर्तिकाग्र, ये वर्तिका और ये है अंडम। ठीक, तो यहां पर क्या होता है, बीजांड होता है और इसमें उपस्थित है मादा युग्मक। यहां पर परागण की क्रिया के द्वारा परागकण पहुंच चुके हैं। ठीक है, इनसे अंकुरण होता है, अंकुरण से ट्यूब यानी नलिका बनती है और उस नलिका को क्या कहते हैं, पराग नली। और ये पराग नली कहां पहुंचनी चाहिए, बीजांड में। लेकिन अगर ये वर्तिका में ही फट जाएगी, यहीं पे फट जाएगी, तो जो नर युग्मक है वो यहीं पे निकल जाएंगे और मादा युग्मक तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो निषेचन संभव नहीं हो पाएगा। ठीक, और पांचवा परिणाम है केंद्रकों में संलयन नहीं हो। केंद्रकों का मतलब यहां पर है नर युग्मक और मादा युग्मक से, तो नर युग्मक और मादा युग्मक में संलयन नहीं हो पाएगा। ये सब परिणाम किसके हैं, स्वयं निषेचता के, यानी कि असंगतता के। ठीक है, दोबारा सुन लो, पराग कण का अंकुरण नहीं होगा, यानी ये पराग कण अंकुरित नहीं होंगे, अंकुरित नहीं होंगे तो पराग नली नहीं बनेगी। ठीक है, निषेचन नहीं हो पाएगा। पराग नली की वृद्धि नहीं होगी, पराग नली निकल तो आई लेकिन अब आगे वृद्धि नहीं हो पा रही है। ठीक है, पराग नली का सही स्थान पे नहीं पहुंच पाना, पराग नली को कहां पहुंचना है, बीजांड के पास, तो यहां तक ये पहुंचेगी नहीं तो निषेचन संभव नहीं हो पाएगा। पराग नली वर्तिका में फट जाएगी, यहीं बीच में फट जाएगी वर्तिका में, तो नर युग्मक यहीं पे निकल जाएंगे बाहर, जहां पहुंचने चाहिए थे वहां नहीं पहुंच पाएंगे। केंद्रकों में संलयन नहीं होगा, यानी कि चलो मान लीजिए कि भाई नर युग्मक मादा युग्मक के पास पहुंच भी गया तो भी उनमें आकारिकी, जो अभी बताया था, या कारिकी परिवर्तन हो जाएंगे, यानी कि दोनों के बीच आकारिकी यानी आकार का अंतर होगा या कार्य शैली का अंतर होगा, और इस अंतर के कारण दोनों में संलयन पॉसिबल नहीं होगा, तो निषेचन की क्रिया रुक जाएगी। और अगर निषेचन ही नहीं होगा तो बीज और फलों का निर्माण भी नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक है अपना निषेचन, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सबसे पहले तो अपन इस पे बात करते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को ही निषेचन कहते हैं। तो नर युग्मक और मादा, ठीक है, इन दोनों का होगा संलयन, परिणाम स्वरूप क्या बनेगा, युग्मनज। ठीक है, जाइगोट। ये दोनों कैसे होते हैं, अगुणित, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कैसा होता है, 2n, द्विगुणित। तो इन दोनों के संलयन की क्रिया को ही कहते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिया है। इस क्रिया के द्वारा ही युग्मनज से भ्रूण बनेगा जो बीज में उपस्थित रहता है, और उस भ्रूण के कारण ही नए पादप का निर्माण होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज की थी स्टार्स बर्जन। कब की थी, 1884 में, 1884 में। किसने की थी, लिलियम पादप। ठीक, तो स्टार्स बर्जन ने 1884 में लिलियम पादप में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की खोज की थी। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं।
अब निषेचन की क्रिया से पहले भी कई क्रियाएं होती है, ठीक है। जैसे पराग कण का अंकुरण, सबसे पहले तो अपन ने पहले पढ़ा था कि परागण, पोलिनेशन क्या होता है, पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना। तो फिर से अपन एक डायग्राम बना लेते हैं, उसके द्वारा अपन समझते हैं इसको। ये अंडक है, ठीक है, और ये है इसका ऊपरी भाग वर्तिका, जिसके ऊपर पराग कण पहुंच गए, पराग कण, ठीक है। तो पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है, पोलिनेशन। अब क्या होगा, पराग कण का अंकुर। तो पहली बात तो ये कि पराग कण अपनी ही जाति के वर्तिकाग्र पर अंकुरित होंगे। फॉर एग्जाम्पल नींबू का परागकण है तो ये नींबू के ही वर्तिकाग्र पर अंकुरित होगा। ऐसा नहीं है कि नींबू का है तो अनार के वर्तिकाग्र पर अंकुरित हो जाएगा, नहीं। अब ये आपस में कैसे पहचान करेंगे कि अपनी जाति का है, तो इसके लिए अपन पहले पढ़ चुके हैं ये बात, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 में देखना कि परागकणों में एक प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन ही पहचान करवाता है कि वर्तिकाग्र अपनी ही जाति का है या नहीं। अब अंकुरण करने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे वसा, शर्करा, रेजिन, यानी कुल मिला के अपन बोल सकते हैं पोषक पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है किसको, परागकण को अंकुरण के लिए। ये पोषक पदार्थ इसको कौन देगा, वर्तिकाग्र देगा, क्योंकि ये वर्तिकाग्र के पास आया है, ठीक है। यानी गेस्ट है परागकण और होस्ट यानी कि किसके घर पे आया है, वर्तिकाग्र पे। तो चाय नाश्ता तो यही देगा, वर्तिकाग्र। तो जैसे ही चाय नाश्ता इसको मिलेगा, चाय नाश्ते में ये सारी चीजें देंगे, तो इसमें होगा अंकुरण, ठीक। तो परागकण जब वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तब से लेकर और अंकुरित होते हैं तब तक का समय अंकुरण काल कहलाता है। क्या कहलाता है, अंकुरण काल। यानी परागण होने के बाद से लेकर अंकुरित होने का समय, यानी वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद से लेकर अंकुरित होने का समय अंकुरण काल कहलाएगा। और अंकुरण होने पर इनसे क्या निकलेगी, पराग नली, ठीक है। ज्यादातर पादपों के परागकण से एक पराग नली निकलती है, ज्यादातर। तो ऐसे परागकण कहलाते हैं एक नलिकीय परागकण। जिन परागकणों से एक ही पराग नली निकलती है वो क्या कहलाते हैं, एक नलिकीय परागकण, ज्यादातर पादपों में। लेकिन कुछ एक पादप ऐसे हैं जिनके परागकणों से एक से ज्यादा पराग नलियां निकलती हैं, जैसे इसमें 3 हो गई, ठीक है। ऐसे परागकणों को फिर क्या कहेंगे, बहुनलिकीय परागकण, ठीक है। अगर एक ही पराग नली बने तब तो क्या कहेंगे, एक नलिकीय परागकण, जो ज्यादातर पादपों में होता है। एक से ज्यादा पराग नलियां निकले तब उसे कहता है बहुनलिकीय परागकण। और ऐसा होता है कुकुरबिटेसी और मालवेसी कुल के पादपों। कुकुरबिटेसी और मालवेसी कुल के पादपों में परागकण से एक से ज्यादा पराग नलियां निकलती हैं, लेकिन वृद्धि सिर्फ एक ही करेगी, यानी कि बीजांड के पास सिर्फ एक ही पराग नली पहुंचेगी। अंकुरण से तो 2-3 पराग नलियां निकल गई, लेकिन वृद्धि एक ही करेगी, बीजांड तक एक ही पराग नली पहुंचेगी। अब ये जो पराग नली बनी है इसकी लंबाई कितनी होगी, तो ये निर्भर किस पे करता है, वर्तिका पर। वर्तिका जितनी लंबी होगी
परागनली भी उतनी ही लंबी होगी। ठीक, जैसे अपन अलग अलग प्रकार से देख लेते हैं। एक अंडक है जिसकी वर्तिका छोटी सी है, एक अंडक जिसकी वर्तिका लंबी है, तो फिर यहां पर क्या होगा, इनकी परागनली की लंबाई भी अलग अलग होगी। जैसे इसकी परागनली की लंबाई कम होगी क्योंकि वर्तिका भी कैसी है, छोटी है, लेकिन इसकी वर्तिका है लंबी, तो इसमें परागनली की लंबाई भी क्या होगी, ज्यादा। तो परागनली कितनी लंबी होगी, ये बात किस पे निर्भर करती है, वर्तिका पर निर्भर करती है। तो ये हुआ पराग कणों का अंकुरण। तो इसमें अपन ने देखा कि परागनली निकल चुकी है परागकणों से। अब ये परागनली आगे कैसे वृद्धि करेगी, बीजांड तक कैसे पहुंचेगी, भ्रूण कोश में किस प्रकार प्रवेश करेगी, ये अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।